आज के लेक्चर में हमने कवर करना है एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, ये दो अगेन वही बात है, मैं स्ट्रेट अवे तो इससे स्टार्ट नहीं होऊंगा, पहले मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा। बैकग्राउंड में लेके जाने से मुराद है जहाँ पर जब हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे थे, जिस टाइम पर हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि इस टाइम अब हम ऑडिट रिपोर्ट में टाइटल भी समझते हैं, एड्रेसी भी समझते हैं, ओपिनियन सेक्शन भी समझते हैं, बेसिस पर ओपिनियन भी समझते हैं। अभी हमने MURGC नहीं पढ़ा, आज हम EOM पढ़ेंगे। क्या ये हर ऑडिट रिपोर्ट में होता है? EOM मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्या ये हर ऑडिट रिपोर्ट में होता है? नहीं, हर ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होता। ये क्या होता है? अगर एप्लीकेबल हो। हम की ऑडिट मैटर पढ़ चुके हैं आइजा 701 में, हमने अभी अदर इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ा, ये आइजा 720 में है, ये हम पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके। और अदर मैटर पैराग्राफ ये आज की क्लास में हम आइजा 706 के अंदर कवर करेंगे। आइजा 706 ने एक्चुअली दो ही टॉपिक्स को कवर किया है और दोनों क्या हैं? ऑप्शनल कंटेंट्स हैं, मतलब अगर एप्लीकेबल हों, अगर क्या हों? एप्लीकेबल हों, अगर हों एप्लीकेबल, राइट। सो और ये जो डायग्राम है जहां पे हमने जब स्टार्ट की थी ऑडिट रिपोर्टिंग डिस्कशन, तो अब हम कह सकते हैं कि हमने आइजा 700 पढ़ लिया कि एक स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट किस किस्म की होती है। हमने की ऑडिट मैटर्स पढ़ लिए, हमने मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन पढ़ ली। अब हम पढ़ने लगे हैं आइजा 706, जो कि क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ्स। अब हम पढ़ने लगे हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ्स को अगर मैं कलेक्टिवली इनकी बात करूं, अगर मैं इनकी बात कैसे करूं? कलेक्टिवली करूं ना, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दीज आर बेसिकली योर एडिशनल कम्युनिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट। ये क्या हैं? ये हैं एडिशनल कम्युनिकेशंस इन ऑडिट रिपोर्ट। ये लैंग्वेज जो मैंने एडिशनल कम्युनिकेशन की उठाई है, ये मेरी खुद की दरियाफ्त की गई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज है जो कि आइजाज में अवेलेबल है। आइजाज ने लेबल किया एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ को एज एडिशनल कम्युनिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट। ये जो वर्ड है एडिशनल, यहीं से पता लग जाता है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ हर ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होंगे, बल्कि हस्बे ज़रूरत के तहत ऐड किए जाएंगे। एडिशनल कम्युनिकेशंस इन ऑडिट रिपोर्ट। आपको पता है कि ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली एक मीडियम है, एक तरीका है जिसके थ्रू ऑडिटर मेंबर्स ऑफ द कंपनी से कम्युनिकेट करता है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी से बात करता है, लिख के बात करता है। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ ऑडिटर ने ऐड किया, तो इसका क्या मतलब है कि ऑडिटर ने कुछ एडिशनल कम्युनिकेशंस ऐड की ऑडिट रिपोर्ट में। फॉर एग्जांपल, ओपिनियन के जब हम ऑडिट रिपोर्ट के अगर कंटेंट्स देखें तो उसमें तो ओपिनियन भी आता है, बट ओपिनियन इज नॉट एन एडिशनल कम्युनिकेशन। उसमें तो बेसिस फॉर ओपिनियन भी आता है, वो एडिशनल कम्युनिकेशन नहीं है। हर दुनिया की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं हो सकती जिसमें ओपिनियन ना हो, जिसमें बेसिस फॉर ओपिनियन ना हो, जिसमें कैम का सेक्शन ना हो। लेकिन दुनिया की बेतहाशा ऐसी ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी जिनमें ना एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होगा, ना अदर मैटर पैराग्राफ होगा। तो वो तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स क्या गलत है? नहीं, वो इसलिए नहीं है उसमें क्योंकि ये क्या है? एडिशनल कम्युनिकेशंस जो हस्बे ज़रूरत ऐड की जाती हैं। अब एडिशनल कम्युनिकेशंस इन ऑडिट रिपोर्ट की दो मेन कम्युनिकेशंस हैं। पहली कम्युनिकेशन क्या है? पहली कम्युनिकेशन का नाम है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और दूसरी कम्युनिकेशन का क्या नाम है? अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक एडिशनल कम्युनिकेशन है, ऑडिट रिपोर्ट में कब आएगी? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक एडिशनल कम्युनिकेशन है, ऑडिट रिपोर्ट में कब इंक्लूड की जाएगी? जब उसके लिए कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ये पैराग्राफ
इंक्लूड करने के लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली बात कि वो मामला क्या हो, फंडामेंटल हो टू यूजर अंडरस्टैंडिंग। वो मामला फंडामेंटल हो टू यूजर अंडरस्टैंडिंग। दूसरी कंडीशन, उस मामले के हवाले से कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। मतलब इन अदर वर्ड्स, द मैटर इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो मामला फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें कोई मटेरियल में स्टेटमेंट। और तीसरी चीज, जिस मामले के ऊपर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ कैम। वो कैम की भी डेफिनेशन ना मीट करे। ठीक है, अभी ना थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट होगी कैम और ईओएम में, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, पर होती रहे कंफ्यूजन, उसको क्लियर करना मेरा काम है। बट अभी हम फोकस करेंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के ऊपर कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज एन एडिशनल कम्युनिकेशन। यकीनन वो एक एडिशनल कम्युनिकेशन है। ऑडिट रिपोर्ट में आएगी वो फॉर अ मैटर दैट इज फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स। फंडामेंटल मीन्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर। फंडामेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर। ठीक है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर। दूसरी चीज, उस मामले में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, यह शर्त है। क्योंकि अगर किसी मामले में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई तो उस पर तो ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा ना, ओपिनियन क्वालिफाई हो जाएगा ना, ओपिनियन एडवर्स हो जाएगा ना, अगर मटेरियल एंड परवेसिव मिसस्टेटमेंट हुई। तो याद रखिएगा कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का जब भी आप एग्जाम में लिखने लगें तो आपने पहले देखना है कि क्या ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे एक मामला है विच इज 0.001% of profit and there is no misstatement with respect to that matter, तो क्या वो ईओएम में आएगा? जवाब है नहीं। It is very unlikely to be fundamental to user understanding. For something to be important, it has to be material enough. It has to be material enough to be important for the understanding of the users. तो ये तीनों conditions, basically ये तीनों conditions, all three conditions must be fulfilled. All three conditions must be fulfilled before you can expect or before you can include an emphasis of matter paragraph in the audit report. कि वो फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग हो, उसके हवाले से कोई मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो, और वो कैम की डेफिनेशन ना मीट करता हो, तो आप उसको एज एन एडिशनल कम्युनिकेशन, एज एन एम्फेसिस ऑफ मैटर रिपोर्ट करेंगे इन दी ऑडिट रिपोर्ट। ठीक हो गई बात? तो ये तो हमें समझ आ गया कंडीशंस का। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशंस हैं इन विच ईओएम इज यूज्ड। ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जिसमें ईओएम यूज किया जाता है? अच्छा, इसमें ना स्टैंडर्ड ने कुछ सिचुएशंस ऐसी बताई
जहां पर ईओएम का यूज मैंडेटरी है। मतलब अगर ये सिचुएशंस आपको ऑडिट के दौरान नजर आ गई, अगर ये सिचुएशंस आपको ऑडिट के दौरान नजर आ गई, तो फिर अपना ऑडिटर ने दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। अगर ये सिचुएशंस ऑडिट के दरमियान आपको नजर आ गई, तो फिर ऑडिटर ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ऑडिटर ने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना ही करना है। और मजे की बात है, पूरे ऑडिट में 3 ऐसी सिचुएशंस हैं। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? कंपल्सरी, लाजमी, कि अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आएगी तो आपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंक्लूड करना है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आएगी तो आपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंक्लूड करना है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। अच्छा, फिर कुछ और ये वाली जो सिचुएशंस है ना, इनके लिए स्टैंडर्ड ने कहा ऑडिटर शैल इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। शैल का मतलब है लाजमी। फिर कुछ ऑप्शनल सिचुएशंस है जिसमें स्टैंडर्ड ने सजेस्ट किया कि ऑडिटर में इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मतलब चॉइस है। प्रैक्टिकली आपको पेपर में अगर चाहे ये वाली कोई सिचुएशन दिखे, चाहे मैंडेटरी वाली सिचुएशन कोई दिखे या ऑप्शनल वाली, आपने कहना है कि भाई एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑडिटर ऐड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ने लेकिन डिस्टिंक्शन ड्रॉ की कि कुछ सिचुएशंस हैं, 3 सिचुएशंस हैं जो कि मैंडेटरी हैं। वो 3 सिचुएशंस क्या हैं? उसमें सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड as per a special purpose framework. Financial statements are prepared as per a special purpose framework. जब कभी ये सिचुएशन आए, अभी मुझे समझ नहीं आया पॉइंट, लेकिन मुझे ये पता है जैसे ही केस स्टडी में मुझे ये सिचुएशन आइडेंटिफाई हुई, इसका मतलब होगा मुझे ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। ठीक हो गई बात। अब लेकिन मुझे पॉइंट समझ नहीं आया, तो इसको समझने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एज पर अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करना पड़ेगा। वो अंडरस्टैंडिंग मैं कैसे से इन्हांस करूंगा? उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि जो दुनिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक होती हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक होती हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, नाम से ही जाहिर है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, वो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनाई जाती हैं। मतलब ये जो कंपनीज की वेबसाइट्स पे आमतौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी होती हैं, इसको शेयर होल्डर्स भी यूज़ करते हैं, इसको गवर्नमेंट्स भी यूज़ करती हैं, इसको कंपनी के कस्टमर सप्लायर्स भी यूज़ करते हैं, इसको जनरल पब्लिक भी यूज़ करती है। तो ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। लेकिन दुनिया में कुछ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिमिटेड यूजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खास तौर पर एक खास फॉर्मेट के ऊपर किसी बैंक के लिए बनाई जा रही हैं, किसी स्पेसिफिक बैंक के लिए, किसी स्पेसिफिक रेगुलेटर के लिए बनाई जा रही हैं। तो इनको क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनके स्पेसिफिक या लिमिटेड यूजर्स होते हैं, जिनके स्पेसिफिक या लिमिटेड यूजर्स हैं। अब ऑडिट जितना आपने पढ़ ली है, आपको एक बात तो पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं एज पर अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर आपको यह बात नहीं पता, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बात नहीं पता, तो मैं अभी आपको याद दिला देता हूं कि आपको ये बात
पता है। ये 7 डब्बे तो आपको पता है ना, आपको ये पता है मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एज पर आईएफआरएस। तो आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा किसी ना किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब किसी ना किसी रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तहत बनती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? वो रूल्स जिनके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। अब जो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, ये भी 2 तरह का है। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो भी 2 तरह का है। एक है जनरल पर्पस और एक है स्पेशल पर्पस। मतलब कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स जनरल पर्पस होते हैं, कुछ होते हैं स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स की एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो उसकी एक एग्जाम्पल है आईएफआरएस, उसकी एक एग्जाम्पल है आईएफआरएस। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, फॉर एग्जाम्पल टैक्स लॉ के तहत अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बन रही हैं, किसी रेगुलेटर ने स्पेसिफिक लॉ बनाया, उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाया कि इस फॉर्मेट के तहत अकाउंट्स बना के दें, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी स्पेशल, वो कहलाएगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जो फॉर्मेट, जो रूल्स अकाउंटिंग के हैं। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बनती हैं, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आमतौर पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बनती हैं। अच्छा, अब ये जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, क्योंकि बात यहां तक आ ही गई है तो आप रिकॉल करें, मैंने आपको सिखाया था एक कॉन्सेप्ट, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, इसकी नेचर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की भी हो सकती है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा। इसी तरह ये जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, इसकी नेचर भी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की हो सकती है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क की होगी। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? जो फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अलावा आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव हो सके। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में बस जितना फ्रेमवर्क ने इंफॉर्मेशन रिक्वायर की है उसके बियॉन्ड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के तहत बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हो, दे आर जस्ट कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क। सो आपको ये डायग्राम आई होप क्लियर हो गई होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक है जनरल पर्पस, एक है स्पेशल पर्पस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत, जो कि 2 टाइप्स का, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क हो या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो, दोनों की जो नेचर है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ द फ्रेमवर्क। दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ द फ्रेमवर्क। तो उसकी खसलत जो है फेयर प्रेजेंटेशन की हो सकती है या कंप्लायंस की हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं IFRS is an example of a general purpose framework and IFRS is an example of a fair presentation framework. IFRS की जो नेचर है, IFRS is a general purpose framework क्योंकि IFRS के तहत जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनके वाइड रेंज ऑफ यूजर्स हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं IFRS की नेचर क्या है, इस जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की नेचर क्या है, तो आप कहेंगे दिस इज अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। आप कहेंगे दिस इज अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्योंकि IFRS में ये बात लिखी हुई है कि हस्बे जरूरत आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स दें सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, ये हम कहाँ आ गए? हम तो पढ़ रहे थे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, उसकी मैंडेटरी सिचुएशंस। तो उसमें एक वर्ड आया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, उसकी वजह से हमें ये सारी डिस्कशन से हम डाइवर्ट हो गए। बट नाउ वी नो
कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो खास तौर पर किसी रेगुलेटर ने, किसी बैंक ने प्रिस्क्राइब किया है, एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जिसके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है, और उनके यूजर्स भी वो बैंक या वो रेगुलेटर ही होगा। तो जब कभी भी इस तरीके से, जब कभी भी ये आपके पास आएगा ना, सिचुएशन आएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बनी है, तो इन दैट केस आपने अपनी रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का यूज करना है। मिसाल के तौर पे ये जो आपके पास पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जो कंपनी व्हीकल इंश्योरेंस करती है, वी कॉल इट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एक तो वो अपने स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है IFRS के मुताबिक, कंपनी लॉ के मुताबिक, एक तो वो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एंड दे आर नोन एज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट रेगुलेटर है, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट रेगुलेटर का नाम है SECP। पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट रेगुलेटर है उसका नाम है SECP। SECP ने जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, SECP ने कहा कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बेसिकली एक खास, बिसाइड्स दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनानी है, वो कुछ रेगुलेटरी रिटर्न्स प्रिपेयर करेंगी। यहां पर देखें, ये नहीं लिखा हुआ वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कुछ रेगुलेटरी रिटर्न्स प्रिपेयर करेंगे। दीज आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कुछ रेगुलेटरी रिटर्न्स प्रिपेयर करेंगी, और वो रेगुलेटरी रिटर्न्स खास तौर पर बेसिकली किसको सबमिट हो रहे हैं? वो सबमिट हो रहे हैं टू द कॉर्पोरेट रेगुलेटर ने अपने लिए कहा कि मेरे लिए तुम खास तौर पर रेगुलेटरी रिटर्न्स बनाओगे और उनका ऑडिट भी करवाओगे। अब ये जो रेगुलेटरी रिटर्न्स का ऑडिटर ने ऑडिट किया, और ये देखें ये टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी नहीं है, इसका एड्रेस ही क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये रेगुलेटरी रिटर्न्स खास तौर पर किसके लिए बने? ये रेगुलेटरी रिटर्न्स खास तौर पर बने SECP के लिए। ये रेगुलेटरी रिटर्न्स खास तौर पर बने SECP के लिए। तो अगर ये रेगुलेटरी रिटर्न्स खास तौर पर किसके लिए बने? SECP के लिए बने, तो इसका मतलब है ये जनरल यूजर्स के लिए नहीं है। तो इसका, और ये बने किसके तहत बने? ये बने आपके इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस रूल्स और इंश्योरेंस अकाउंटिंग की कोई रेगुलेशंस है, उनके तहत बने। तो ये बेसिकली आपका एक स्पेशल पर्पस, ये जो रेगुलेटरी रिटर्न्स है ये आपके स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, जो कि बनी है एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत। IFRS इज अ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, वो नहीं कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है जिसके तहत ये बनी। अच्छा, तो अब क्योंकि ये एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो यहां पर स्टैंडर्ड ने क्या कहा था? ऐसे जब भी सिचुएशन होगी तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का आना लाजमी है। और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में वो कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड करे कि ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किस सिचुएशन को कवर कर रहे हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। वो कह रहे हैं वी ड्रॉ, ऑडिटर कह रहे हैं वी ड्रॉ अटेंशन टू फ्ला नोट टू द रेगुलेटरी रिटर्न्स। ये जो रेगुलेटरी रिटर्न्स हैं विच इज अ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट दिस which describes the basis of accounting,
बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या बताया होगा कि ये बने हैं एज पर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस रूल्स एंड इंश्योरेंस अकाउंटिंग रेगुलेशंस. The regulatory returns are prepared to meet the requirements of section 46 subsection 1 of the insurance ordinance. As a result, the regulatory returns may not be suitable for another purpose. मतलब ये general purpose नहीं है, ये खास तौर पर प्रिपेयर हुए हैं एक लॉ की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, और इसी वजह से हमारी रिपोर्ट भी हर एरे गैरे के लिए नहीं है. आवर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोडली फॉर द कंपनी एंड SECP एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टीज अदर देन कंपनी और SECP. और एंड में क्या कह रहे हैं, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. ये जुमला दुनिया का कोई एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हो, इट शुड एंड विद दिस स्टेटमेंट, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. क्यों? थोड़ी देर पहले हमने ये बात समझी थी. क्यों? क्योंकि हमने कहा था जिस मामले पे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा मींस उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. तो जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही नहीं है तो फिर ओपिनियन मॉडिफाइड तो नहीं ना हो सकता. तो इसलिए क्या कहा कि आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. ठीक हो गई कहानी. आगे चलते हैं. एक सिचुएशन तो ये हो गई, हमें पता लग गया कि भाई FS जब कभी भी प्रिपेयर होंगी एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आए ही आए. अच्छा, दूसरी सिचुएशन है ना, दैट इज फॉर फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. और बस मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा कि ये हम आइजा 560 में पढ़ेंगे. जब पढ़ेंगे आइजा 560 तो समझ लेंगे, खत्म बात. बस सिर्फ याद रखना है, आपने अभी क्या याद रखना है कि भाई ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमने आइजा 560 में पढ़नी है. इस सिचुएशन में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का यूज क्या है, मैंडेटरी. खत्म, बाकी तफसीलात वहां. तीसरी बात आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन के लिए, that is unacceptable but prescribed by law. इसकी तफसीलात आइजा 210 में पढ़ेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतनी सी बात समझ लें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या कभी अनएक्सेप्टेबल भी होता है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं. एक कंट्री है, उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है कि लिस्टेड कंपनीज ने अपने अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत बनानी है. ये कानून कह रहे, और कानून को ना नाक की सीध में फॉलो करना होता है. तो कानून ने कहा कि लिस्टेड कंपनी को अपने अकाउंट्स बनाने हैं इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस डजंट मेक सेंस, सो द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इजंट एक्सेप्टेबल. बट बिकॉज इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी फ्रेमवर्क के तहत बन रही हैं क्योंकि कानून ने कहा. तो इन दैट केस आप एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के ये डाल के ये सिचुएशन एक्सप्लेन कर देते हैं. तफसीलात आइजा 210 में. बट यहां तक हमने समझ लिया कि दुनिया में 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का यूज क्या है, मैंडेटरी है. अच्छा जी, अब हम आते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस पर,
कुछ ऐसी सिचुएशंस पर जहां पर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का यूज मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर एग्जाम में इनमें से कोई सिचुएशन आएगी, एग्जाम में इनमें से अगर कोई सिचुएशन आएगी तो मैं कहूंगा कि भाई ये मैंडेटरी है। अगर एग्जाम में इनमें से कोई सिचुएशन आएगी तो मैं क्या कहूंगा, ये मैंडेटरी, मतलब लिखूंगा नहीं मैंडेटरी, लेकिन उसमें मेंशन जरूर करूंगा कि हाँ भाई इस सिचुएशन में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड किया जा सकता है। अच्छा, इसमें पहली सिचुएशन क्या है जिसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का यूज आना ही आना है? तो पहली सिचुएशन है कोई मटेरियल सब्सिक्वेंट इवेंट हो अप टू ऑडिट रिपोर्ट डेट, फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कहते हैं मटेरियल सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद। अच्छा, वैसे इस पॉइंट को समझने के लिए हमें IAS 10 भी आना चाहिए, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ISA 560 भी आना चाहिए। तो ये पॉइंट भी जब हम ISA 560 और IAS 10 पढ़ेंगे वहीं पर समझेंगे, लेकिन अभी जब मैं आपको इलिस्ट्रेशन एक दिखाता हूं तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि बात क्या है। सब्सिक्वेंट इवेंट, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें, कुछ इवेंट्स ईयर एंड के बाद होते हैं, लेकिन वो इवेंट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किए जाते हैं, उनको कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अच्छा, ये जो बात अभी मैंने कर दी, इसकी अगर हम स्टैंडर्ड में देखें एग्जाम्पल जी, अब यहां पे आप देखें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है। अच्छा, एक चीज पहले चेक करें, छोड़ें सारी बातें, आखिरी जुमला देख रहे हैं, आखिरी जुमला एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का यही होगा, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, क्योंकि इस मैटर के हवाले से कोई मटेरियल में स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। अच्छा, वी ड्रॉ अटेंशन टू फ्ला नोट ऑफ the financial statements which describes the effects of a fire in the company's production facilities। हुआ क्या होगा, सपोज कर लेते हैं इस कंपनी का ईयर एंड था 31 दिसंबर 2026, ठीक है, और 10 जनवरी 2027 को एक फायर का इंसिडेंट हुआ। Now, this is a subsequent event। ये मैंने कैसे कहा ये subsequent event है? Because this is an event which has happened after the year end। ये year end था ना, year end के बाद वाकया पेश आया, तो ये क्या है, subsequent event। तो स्टैंडर्ड्स के तहत, IAS 10 अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड्स के तहत इस इवेंट का क्या बनता है, डिस्क्लोजर बनता है फाइनेंशियल ईयर 2026 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस इवेंट का डिस्क्लोजर बनता है। मुझे ये बताएं, क्या मैनेजमेंट ने ये डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड की है? बिल्कुल की है, और इस डिस्क्लोजर के हवाले से मुझे ये लाइन पढ़ के पता लग रहा है कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है इस डिस्क्लोजर में। कैसे पता लगा? आखिरी लाइन क्या, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आता ही उन मैटर्स पे जिस पे कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं होती है, और आखिरी लाइन से भी कंफर्म हो रहा है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो आपके पास बेसिकली ये डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किया। ऑडिटर क्या कर रहे हैं? ऑडिटर एम्फसाइज कर रहे हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है क्या? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? जोर डालना। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? जोर डालना किसी चीज पे। लैंग्वेज देखे ना, वी ड्रॉ अटेंशन, ऑडिटर कह रहे हैं हम शेयर होल्डर्स की अटेंशन इस मामले की तरफ ड्रॉ कराना चाह रहे हैं जो कि इस नोट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्कस हुआ। क्या मतलब? ऑडिटर खुद कह रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट मामला है, फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको जाकर पढ़ लेना। और साथ ही ऑडिटर कैटेगोरिकली बता रहा है मेरा इसका ये मतलब, मैं तुम्हारी अटेंशन इस मैटर की तरफ दिला रहा हूं, बट ये मत समझना कि मुझे इस डिस्क्लोजर पे कोई एतराज है। माय ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर इज अनमॉडिफाइड।
माई ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर इज अनमॉडिफाइड। तो आपको अब तक एम्फेसिस ऑफ मैटर की रूह समझ आ गई होगी कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड क्यों किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा मैटर जो कि फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा मैटर जो कि फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग हो, तो ऑडिटर अटेंशन ऑफ द यूजर्स उस मैटर की तरफ दिलाता है, लेकिन याद रखना है कि उस मैटर के हवाले से कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है जहां पर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जा सकता है? वो दूसरी सिचुएशन है अर्ली एडॉप्शन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फोकस कीजिएगा, अर्ली एडॉप्शन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, एक होती है अर्ली एडॉप्शन और एक होती है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। अब जरा पहले इस बात को समझ लेते हैं। एक होती है अर्ली एडॉप्शन, एडॉप्शन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट है अर्ली एडॉप्शन का और एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन का। इस बात का क्या मतलब है? ये जो आपके IFRS होते हैं ना, इन पे एक इफेक्टिव डेट मेंशन्ड होती है कि जी ये, सपोज मैं करता हूं, एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेता हूं, एक IFRS है, IFRS 30, उसकी इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2035। ठीक है, उसकी इफेक्टिव डेट क्या है? 1 जनवरी 2035। अब एक कंपनी ने क्या किया, उसने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू वेट टिल 1 जनवरी 2035, मैं तो इसको 1 जनवरी 2030 के जो अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगा उसी में अडॉप्ट कर लूंगा। तो इसको क्या कहते हैं? अर्ली एडॉप्शन। व्हेन यू अडॉप्ट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अर्लियर देन इट्स इफेक्टिव डेट। ठीक है, और एक होती है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। अच्छा, ये इसके केस में ये अर्ली एडॉप्शन भी है और इसने फर्स्ट टाइम एडॉप्शन कब की, फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड को कब अप्लाई किया? 1 जनवरी 2030 में। तो इसकी अर्ली एडॉप्शन भी है और फर्स्ट टाइम एडॉप्शन भी है। एक दूसरा सिनेरियो होता है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑन टाइम। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑन टाइम से मुराद क्या है? इसकी इफेक्टिव डेट क्या है? 1 जनवरी 2035। तो क्लाइंट, कंपनी कहे कि मैं इसको 1 जनवरी 2035 जब ये इसकी इफेक्टिव डेट है, जो स्टैंडर्ड में जो इफेक्टिव डेट मेंशन है, उसी पे करूंगा। अब जो आपके पास ये सिनेरियो गिवन है, जो आपके पास ये सिनेरियो गिवन है, जो आपके पास ये सिनेरियो गिवन है, ये कौन सा है? अर्ली एडॉप्शन का। कि आपने कोई स्टैंडर्ड अर्ली अडॉप्ट कर लिया। तो अगर आपने कोई स्टैंडर्ड अर्ली अडॉप्ट कर लिया है तो आयजा क्या कहता है कि और उसका और वो फंडामेंटल है, उसका अफेक्ट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग, और उस एडॉप्शन के हवाले से कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अर्ली अडॉप्ट कर लिया लेकिन 10 डिस्क्लोजर्स खा गए कि नहीं जी देखे मैंने अर्ली अडॉप्ट तो किया, अर्ली अडॉप्ट किया लेकिन तो फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन क्योंकि मटेरियल में स्टेटमेंट है तो आप कोई नहीं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। तो अर्ली अडॉप्शन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एज्यूमिंग कि ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो आप इस मामले पे भी एम्फेसिस ऑफ मैटर दे सकते हैं। इस मामले पे भी आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे सकते हैं। ठीक होगी कहानी? अच्छा जी।
इसके बाद एक और सिचुएशन जिसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ सकता है, दैट इज एफएस प्रिपेयर्ड ऑन अ नॉन गोइंग concern basis of accounting. Non-going concern basis of accounting is also known as breakup basis of accounting, is also known as liquidation basis of accounting. ये different names क्यों बता रहा हूँ कि पेपर में इनमें से कोई भी नाम यूज हो तो आप पहचान लें। अच्छा, अब ये है क्या एफएस प्रिपेयर्ड ऑन अ नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ये पढ़ेंगे जब हम IAS 1 सॉरी जब हम ये हम पढ़ेंगे जब हम गोइंग कंसर्न की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस अलॉन्ग विद आइजा 570 कवर करेंगे। जब हम ये कवर करेंगे ना तो उस टाइम पर जाकर हम ये वाली एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये माइंड में रखना है कि दिस इज समथिंग फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर सिनेरियो के अंदर, केस स्टडी के अंदर ये वाली सिचुएशन ट्रिगर हो जाए तो आपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। ठीक हो गई कहानी। फोर्थ सिचुएशन, करेक्शन स्लैश रेक्टिफिकेशन ऑफ अ मटीरियल प्रायर पीरियड एरर। वैसे मैं इधर मटीरियल ना भी लिखूं तो भी आपको पता होना चाहिए मटेरियल, क्योंकि इफ समथिंग इजंट मटेरियल इट विल नॉट बी फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है? करेक्शन रेक्टिफिकेशन ऑफ अ मटेरियल प्रायर पीरियड एरर। इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए IAS 8 की। इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए IAS 8 की कि फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ सालों में रिसर्च कॉस्ट जो थी वो इनकरेक्टली कैपिटलाइज होती रही। IAS 38 रिसर्च कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को अलाउ नहीं करता। तो पिछले कुछ सालों में रिसर्च कॉस्ट इनकरेक्टली कैपिटलाइज होती रही है। तो ये क्या, अब पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो गए हैं, ये एरर नहीं, ये एरर रह गया उन अकाउंट्स में, तो ये पिछले सालों का एरर है। इस साल जब आप इस साल मैनेजमेंट ने ये एरर आइडेंटिफाई कर लिया और मैनेजमेंट ने कहा कोई मसला नहीं, गलती हो जाती है, IAS 8 एग्जिस्ट करता है, तो हम इस एरर को रिट्रोस्पेक्टिवली, जो IAS 8 के एन मुताबिक रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर लेते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट इस एरर की रिकॉर्ड कर लेते हैं अलोंग विद ऑल द नेसेसरी डिस्क्लोजर्स दैट आर रिक्वायर्ड अंडर IAS 8। Now, don't you think this is something fundamental to user understanding? It is. The standard recognizes कि ये एक बात है fundamental to user understanding. So, अगर उन्होंने ये retrospective adjustment और adequate disclosures दिए हैं तो फिर ये मामला fundamental to user understanding भी। अगर इसमें कोई material में statement नहीं है तो then what you're going to do is you're going to say, आप कहेंगे कि भाई इसके ऊपर एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड हो जाएगा। मतलब द ऑडिटर विल बी ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द यूजर टुवर्ड्स दिस रेलेवेंट एरर कि भाई ये रेक्टिफाई हो गया एरर, ये रेक्टिफाई हो गया एरर। अच्छा जी, इसके बाद स्टैंडर्ड ने क्या कहा? कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन हो, कोई exceptional litigation हो। One of the points that confuses students the most, what is exceptional? To be honest, the standard has not provided or has not precisely defined this term कि exceptional litigations तो बहुत सी हैं, what is exceptional? But as a rule of thumb, anything that is unusual, जिसकी नेचर अनयूजुअल हो,
कॉम्प्लेक्स हो, पेक्यूलियर नेचर की हो, तो वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट एज एक्सेप्शनल. फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस आप लिटिगेशन को एक्सेप्शनल ही कंसिडर करेंगे. कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुई हुई है, क्योंकि अगर प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं हुई फिर तो मटेरियल में स्टेटमेंट है, फिर तो बात क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगी, फिर तो बात एडवर्स ओपिनियन की तरफ जा सकते हैं. तो अगर वो एक्सेप्शनल लिटिगेशन है एंड दैट हैज बीन प्रॉपरली रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देयर इज नो मटेरियल में स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर थिंक्स दिस इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग, तो दैट विल गो इन दी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. मतलब आप ऑडिट यूजर की अटेंशन उसकी तरफ ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स दैट लिटिगेशन, जस्ट टू मेक श्योर के यूजर ने वो पढ़ लिया हो. इसके बाद एक छठी सिचुएशन जो स्टैंडर्ड ने कही, दैट इज अ मेजर कैटास्ट्रोफ दैट इंपैक्ट्स एन एंटिटी. एक मेजर कैटास्ट्रोफ, फॉर एग्जाम्पल years back there was a pandemic known as COVID. एक पेंडेमिक आया था कोविड. तो अब दैट वाज अ मेजर कैटास्ट्रोफ, दैट वाज अ मेजर इवेंट जो कि एंटिटी को बड़ा सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल, तो that could be discussed in the emphasis of matter paragraph. ठीक है. So these are the six optional situations and 3 mandatory situations where the use of EOM applies. अच्छा, अब इसमें से हमने ज्यादा सिचुएशंस कवर कर लिया, कुछ जब हम आगे पढ़ेंगे तो कवर कर लेंगे. बता दिया कि कहां कहां पर कवर करेंगे अगर कोई चीज नहीं भी कवर की. अच्छा, देन सो वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. एक बात हमें यह पता लग गई है, एम्फेसिस, ऑडिटर एम्फेसाइज उन्हीं मैटर्स को करता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रॉपरली प्रेजेंट होते हैं. कोई उनमें मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं होती, तो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड मैटर्स के लिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ यूज होता है. और ये मैटर्स क्या होते हैं? दीज आर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग, और इनमें कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं होती. हमने ये कवर कर लिया कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ये कवर कर लिया किन सिचुएशंस में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ यूज होता है. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कंटेंट्स ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के कंटेंट्स क्या होते हैं? वी विल ऑलरेडी सीन दैट. हमने ऑलरेडी ये चीज देख ली है. कैसे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के कंटेंट्स क्या होते हैं? देखें, पहली चीज है, आती है एक अदद हेडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की. फिर क्या आता है? रेलेवेंट नोट का रेफरेंस, ब्रीफ ऑफ द मैटर टू विच अटेंशन इज बीइंग ड्रॉन, एंड लास्टली दैट ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. तो ये बेसिकली कंटेंट्स ऑफ द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हैं. दीज आर बेसिकली द कंटेंट्स ऑफ द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. ये क्या हैं? ये हैं कंटेंट्स किस चीज के? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के. तो हमने ये कंटेंट्स भी समझ लिए कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के कंटेंट्स क्या हैं. सो नाउ वी नो कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की कहानी एक्चुअली क्या है. जहां तक ताल्लुक है अदर मैटर पैराग्राफ का, अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ में एक चीज कॉमन क्या है, तो आप एकदम कहेंगे दोनों ही एडिशनल कम्युनिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट हैं नीड बेसिस पर.
नीड बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड की जाती हैं। किस बेसिस पर? नीड बेसिस पर ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड की जाती हैं। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एक चीज याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी पेपर में आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिखने लगे कि ऑडिटर में और ऑडिटर शैल इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये बात प्लीज मेरी याद रखिएगा। एक चेक लगा लें कि कहीं उस मैटर में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, कहीं उस मैटर में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। ये लेक्चर मैं कंक्लूड करने लगा हूं इस कंफ्यूजन के साथ कि ये फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग और मैटर्स ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस में क्या फर्क है, मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर और कैम में क्या फर्क है, ये अभी तक समझ नहीं आया। समझ लेंगे लेकिन अभी नहीं। इस लेक्चर में आपने सिर्फ ये समझना है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या है। एक पैराग्राफ जो ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स टुवर्ड्स अ फंडामेंटल मैटर which is properly presented and disclosed in the financial statements and which is not a CAM। किन सिचुएशंस में यूज होता है? कुछ सिचुएशंस मैंडेटरी हैं, कुछ सिचुएशंस ऑप्शनल हैं। यू नीड टू कीप दिस सिचुएशंस इन माइंड, क्योंकि अगर आपके माइंड में सिचुएशंस होंगी तो ही एग्जाम में आपको क्लिक करेगा कि हाँ ये यहां पर तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ यूज करना है। कंटेंट्स ऑफ ईओएम पैरा ये तमाम हमने इसमें कवर किया। सो आई होप यूर क्लियर ऑन दिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर। बाय।